कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केबीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो स्वागत है आपका एक और चैप्टर जनरल साइंस वाले सेक्शन में। और ये मैं पहले ही प्रूव कर चुका हूँ कि जनरल साइंस को कैसे पढ़ा जाता है। और जनरल साइंस अपने आप में एक सब्जेक्ट नहीं है, अगर वो देखा जाए तो ओवरऑल एक अप्रोच है कि आप चीजों को किस तरीके से एब्जॉर्ब करते हो। ठीक है, तो पहले 4 या 5 क्लास हो रखी है, तो ये नेक्स्ट क्लास है। तो हम करेंगे क्या, जैसे एक क्वेश्चन है। अच्छा, पहली बात तो मैं ये बता देता हूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन गवर्नमेंट जॉब में आए हुए हैं। ठीक है ना, आप लोग इन वीडियोस को देख इसलिए नहीं रहे और कदर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये फ्री है। ठीक है, ये मुझे भी पता और ये आपको भी पता, लेकिन एक दिन पछतावा जरूर होगा। छोड़ो, तो मैं आपको बता देता हूं कि जनरल साइंस जो होती है ये हर बच्चा नहीं कर सकता एज अ सब्जेक्ट। वाई? क्योंकि हो ही नहीं सकता कि एक बच्चा साइंस, हर बच्चा, सॉरी नॉट एक बच्चा, हर बच्चा साइंस अच्छे से पढ़ के आए, है ना, उसका बैकग्राउंड साइंस का होना हो। साइंस का हो भी तो हो सकता है फिजिक्स अच्छा हो, केमिस्ट्री अच्छा, बायोलॉजी अच्छा हो। तो हमने क्या स्टार्ट कर रखा है, गवर्नमेंट जॉब में होने वाले पेपर को हम उठाए करेंगे और उससे जनरल साइंस के क्वेश्चन उठाएंगे। और आपको मैंने बताया था हर क्वेश्चन अपने साथ बहुत सारे क्वेश्चन और कैरी करता है। तो अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन अपने अंदर बहुत सारे क्वेश्चन कैरी करता है। उस चीज को सिखाना मेरा काम है। चलो, एक वर्ड आया अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो मैं बता देता हूं। देखो, पहले तो मैं ये बता देता हूं, देखो ये सब आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि आप लोगों को अभी सच्चाई और झूठ में अंतर नहीं पता। ये एसएससी सीजीएल 2021 के पेपर का क्वेश्चन है। अब आप में से कोई मुझे बता सकता है एसएससी सीजीएल के साइंस के पेपर में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है कि नहीं है? आपको भी पता है कि एसएससी सीजीएल की जो तैयारी कर रहा है वो एनसीईआरटी लेवल की साइंस नहीं करता इतना डेप्थ में, और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन तो बिल्कुल नहीं करता। जबकि एक क्वेश्चन वहीं से आ रखा है, ये क्वेश्चन जो आ रखा है ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से ही आ रखा है। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं ये सुनना। मैं बस यही बोलना चाह रहा हूं कि ऐसी बहुत सारी चीज दाएं बाएं साइंस से आया करेगी, आएगी आपके पास बहुत सारी चीज दाएं बाएं साइंस से आएगी जो आपने नहीं पढ़ी होगी। अब वो आती क्यों है मैं बताता हूं। जैसे जिसका साइंस बैकग्राउंड है उसे पता है, जब एलिमेंट तत्वों की खोज होने लगी तो तत्वों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इस तरीके से बांटा। ये ग्रुप 1 था, ग्रुप 2 था, 3, 4, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 18 ग्रुप थे बच्चों। और इन 18 ग्रुप में से ग्रुप नंबर 1 को नाम दिया एल्कली मेटल्स, इसको नाम दिया एल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप नंबर 17 को नाम दिया हेलोजन, और ग्रुप नंबर 18 को नाम दिया नोबल गैस। अब आप एक चीज देखना, आप में से कई लोग सोचेगा यार केबीएस पीआरटी में या कहां से आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चा। एसएससी सीजीएल में थोड़ा आती है एनसीईआरटी साइंस, फिर भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2021 के पेपर का है, लास्ट शिफ्ट का। ठीक है ना, यही मैं बता रहा हूं, ये कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक है ना, क्योंकि चलो छोड़ो। अब मैं क्या कह रहा हूं, यहां 1 से लेके 18 तक 18 ग्रुप है ना, लेकिन नाम कितनों के याद करने हैं? बस 4 ग्रुप के। ये वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप चीजें कितनी ऑब्जर्व करते हैं। बाकियों का नाम याद नहीं करना और ना ही नाम है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? बस अब इनमें आने वाले मेटल्स याद करने हैं। एल्कली मेटल होते लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम। आपको इतने ही काम याद रख लेने, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बस इतने याद रखने। हेलोजन का याद रखना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नोबल गैस के याद रखने हीलियम, नियॉन, आर्गन, जीनॉन। बस पता है, मैं आपको एक कहानी बताता हूं। बहुत समय पहले हम आईईएस की तैयारी कर रहे थे, मैं बता चुका हूं, और जब मेरा इंट्रोडक्शन होगा तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या कहानी है पूरी। वहां ना पेपर जब हम देने गए तो बच्चे ना आईपीसी, इंडियन पीनल कोड करके होता है जो सजा होती है, आईपीसी इतना इतना इतना, वो भी याद करके जा रहे थे। और मुझे लग रहा था बेवकूफ है,
या एक ही याद कर रहे हैं, एक आएगा दो आएगा। और मेरा आईईएस में सिलेक्शन, मतलब मेरा जो रिटर्न नहीं क्वालिफाई हुआ वो इसी वजह से हुआ क्योंकि मेरा जनरल स्टडीज वाला, जिसे जीएस और जीए कहते हैं, वो मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया था। तो मैं यही बता रहा हूं, एक भी चीज, जबकि वहां जितने बैठे सारे के सारे टैलेंटेड है, लेकिन अब फिर भी आईपीसी पढ़ रहे हैं। क्यों? अब आप ये सोच सकते हो। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में मैंने क्या बताया? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो आंसर आ गया मैग्नीशियम। दिख गया? चलो, अब बस इतना सा याद करना है मॉडर्न पीरियड। अब कोई, पता क्या होता है, आधों को तो पता ही नहीं है कितना कराना है। आधे क्या करेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद कराएंगे आपको, और जो कि आपके साथ सरासर धोखा है। चलो हटाओ। एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू आई टी। Q होता है चार्ज, I होता है करंट, T होता है टाइम। अब ये चार्ज क्या होता है? मानो इसके अंदर, आपको पता हर चीज के अंदर एटम होते हैं, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। और कोई भी एटम, अगर आप किसी भी एटम की बात करते हो तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, माने 8 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन भी 8 ही होंगे, ताकि इलेक्ट्रॉन की वजह से -8 बने और प्रोटॉन की वजह से +8 बने, और टोटल चार्ज क्या हो जाए? 0। और 0 को ही कहते हैं न्यूट्रल। तो एटम अपने आप में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन हम किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन डाल भी सकते हैं। अगर हमने किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उस पर आ जाता है प्लस वाला चार्ज, और किसी एटम में इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो उस पर आ जाता है माइनस वाला चार्ज। केवीएस पीआरटी में सरासर काम आएगा ये चीजें, और बाकी हर जगह काम आता है, लेकिन आपकी सोच है। अब मैं आपको दोनों को डिटेल में समझाता हूं। मानो इस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और इस एटम में इलेक्ट्रॉन डाल दिया। सुनते रहना, मैं यही कंडीशन मान लेता हूं कि पहले न्यूट्रल था, क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन थे और 8 प्रोटॉन थे, तो चार्ज क्या था? न्यूट्रल था। लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे बच्चों? 7। और प्रोटॉन अभी भी कितने? 8। तो अब माइनस वाला तो 7 है और प्लस वाला 8 है, तो यानी कि अब इसमें चार्ज क्या आ जाएगा? +1। और हम लोगों ने इसको छुपाते हुए हम लोग ये बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा तो उस पर प्लस चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो +1, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो +2। लेकिन वो +1 -1 किस तरीके से आ रहा है? इस तरीके से आ रहा है, और ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, केवीएस पीआरटी। लेकिन मुझे पता है इन सब चीजों की कदर नहीं होगी, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना? छोड़ो। वही अगर किसी में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मान लो पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन भी 8 थे, तो नेट चार्ज था 0। अब एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर से कहीं ले रहा है, तो अब इस पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 9। लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितने रहेंगे? 8, क्योंकि एटम की बेसिक स्ट्रक्चर ये थी, और हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, प्रोटॉन ऐड नहीं किया, तो इसकी वजह से -9 आएगा, इसकी वजह से +8, तो इसकी वजह से -1। तो हमने यहां से एक कहानी बना दी कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उस पर माइनस चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो -1, अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो -2, और 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो -3। तो ये जो -1 -2 या +1 +2 +3 लिख रहे हैं, यही चार्ज होता है। एंड इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो कूलम होती है। क्या होती है? कूलम। सी, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। और करंट की क्या होती है? एम्पियर। और टाइम की क्या होती है? सेकंड। अब देखते रहना, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कूलम पर सेकंड, तो मतलब कूलम को किससे डिवाइड करना है? टाइम से। ये समझ आ रहा है? कूलम पर सेकंड। देखते रहना, कूलम किसकी यूनिट होती है? चार्ज की। और सेकंड किसका यूनिट होता है? टाइम का। तो Q/T पूछ रहा है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ाया था Q = I/T। अगर T को यहां नीचे फेंक देता हूं मैं, तो I = Q/T, यानी कि Q/T कुछ नहीं होता, I ही होता है। Q/T कुछ नहीं होता, I ही होता है। और I क्या होता है? करंट, और करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो आंसर विल बी एम्पियर। अब सोचो, एक जना आपको डायरेक्टली याद कराएगा, वो याद यार पता क्या है? देखो, यूट्यूब चैनल बनाना आसान है, वो तो बना बनाया होता है, ठीक है ना? हर कोई चाहता है कि वो भाई बीवी की वाइन्स की तरह या किसी की तरह मिलियंस में
सब्सक्राइबर और कमाए। हर कोई कमाए लेकिन मेहनत से। मतलब अगर कोई कंटेंट डाल रहा है, लेकिन जनरली क्या हो रहा है मैंने देखा, वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं इसके आंसर, क्वेश्चन इसके आंसर, अरे गधे, पता नहीं आप भी गधे हो वो भी गधे, ऐसे थोड़ा ना करना चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए ना। अब जैसे मैं सिखा रहा हूं, आपको यकीन होगा कि मैं आपको नई चीजें बता रहा हूं। अच्छा देखो, आपको पता होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है। अब सुनना एक नई चीज, जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ी है, जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ी है, ये गारंटी है उन्हें एक नई चीज पता चलेगी आज यहाँ पे। और जिस जिसको नई चीज पता चलेगी कमेंट में मुझे जरूर लिखना कि हाँ सर पता चला, ताकि मुझे पता चल सके और औरों को भी पता चल सके और आपको भी पता चल सके कि हाँ देखो इस टीचर ने एक नई चीज सिखाई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षण बल। आकर्षण बल दो तरीके का होता है, एक होता है कोहेजन या कोहेसिव फोर्स, एक होता है अडहेसिव फोर्स। अब देखो, कोई लोग तो कराने वाले सिर्फ यही करा देंगे इसका आंसर, लेकिन मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं, ठीक है ना। मैं इन दोनों टर्म के बारे में भी बताऊंगा ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए, लेकिन फिलहाल जिस टॉपिक को कह रहा हूं वो देखो। अब सुनना, अट्रैक्शन फोर्स का मतलब होता है आपस में चिपकना। ऐसा भी तो हो सकता है वो सेम मॉलिक्यूल्स हो, और ऐसा भी हो सकता है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल हो। इसका क्या मतलब है, जैसे एग्जांपल देता हूं, आपने दीवार पे पानी फेंका या कागज पे पानी फेंका या चाय में बिस्किट डुबाया, चाय में रस डुबाया, कुछ डुबाया, तो आपने देखा चाय बंद के रस के अंदर या फैन के अंदर या कागज के अंदर घुस जाती है, क्योंकि पेपर का मॉलिक्यूल अलग था और चाय का मॉलिक्यूल अलग था, लेकिन ये दोनों आपस में क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। तो इस तरह के फोर्स को कहते हैं एडहेसिव फोर्स। और आपको कभी किसी ने फेविकॉल की एड देखी हो, या फेविकॉल किसी के घर पे पड़ा हो, या फेविक्विक किसी के घर पे पड़ा हो, उसके नीचे एडहेसिव लिखा होता है, क्योंकि एडहेसिव का मतलब होता है दूसरों से, मतलब जो दूसरे मॉलिक्यूल से चिपकता है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, उसे क्या कहते हैं, एडहेसिव। अब ये कोहेसिव क्या होता है, कभी वैसे करना नहीं है, देखो जानलेवा है, मैं बार बार कह रहा हूं। मरकरी सुना है ना, मरकरी। मरकरी एक ऐसा लिक्विड है, थर्मोमीटर के अंदर मिलता है, उसे अगर आप कागज पे रखोगे ना तो वो कागज को गीला नहीं करेगा। अगर आप अपने हाथ में रखोगे तो आपको हाथ को गीला नहीं करेगा। एक बड़े से टब में मरकरी का लिक्विड इकट्ठा कर लो और उसमें आप पूरा घुस जाओ, मुंह मत घुसाना, अंदर चले जाएगा तो जहर होता है वो, ठीक है ना। आपका शरीर गीला होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मरकरी के जो लिक्विड होते हैं ना, उनके अंदर कोहेसिव फोर्स होता है, मतलब वो दूसरों के साथ अट्रैक्शन नहीं करते, वो सिर्फ अपने ही मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन करते हैं। तो एक डायग्राम भी बता देता हूं, साइंस स्ट्रीम वाले पढ़ते हैं। एडहेसिव फोर्स जिसमें होगा उसके लिक्विड के ड्रॉप इस तरीके से बनेगा, सॉरी कोहेसिव फोर्स वाले का। और जिसका एडहेसिव फोर्स होगा उसका लिक्विड का ड्रॉप इस तरीके से बनेगा, मतलब वो सरफेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब अट्रैक्ट कर रहा है, और ये अपने लिक्विड को बांधे रखा है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। जरूरी नहीं है परफेक्टली स्पेयर हो सकता है इस तरीके से हो, लेकिन आपको दिखेगा कि वो लिक्विड उसके साथ मर्ज नहीं हो रहा, मिक्स नहीं हो रहा है। अब बात रही ये दो टर्म और है, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन, दोनों को बता देते हैं। आपको पता फ्रिक्शन फोर्स पता है ना, घर्षण बल आपको पता ही है। लिक्विड में भी तो फ्रिक्शन होता है, लिक्विड में भी तो फ्रिक्शन होता है। इसका क्या मतलब है, सुनने की कोशिश करना। अगर आप नाव चला रहे हो, बोट कहां पे, नदी पे, तो नाव को भी तो अपोजिशन मिल रहा है नदी से। नाव नदी के ऊपर चल रही है, मतलब ये नदी है, नाव इस तरफ जा रही है, तो पानी भी फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा लिक्विड किसको, नदी को, एंड सॉरी नाव को। इसी को कहते हैं विस्कोसिटी। एक्चुअल में होता क्यों है मैं समझाने की कोशिश करता हूं। पानी का जो मोशन होता है लेयर्ड मोशन होता है। जब आप इस वाली लेयर पे हो मानो, और आप इस लेयर पे हलचल पैदा करते हो, तो ये लेयर आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी, लेकिन पानी के मॉलिक्यूल हर लेयर में प्रेजेंट है, तो ये जो इससे नीचे वाली लेयर के मॉलिक्यूल होंगे, ये ऊपर वाली लेयर के मॉलिक्यूल को पकड़ के रखते हैं अट्रैक्शन फोर्स। जब आप इसे मूव कराने की कोशिश करते हो तो ये अट्रैक्शन फोर्स इसके मूवमेंट को स्लो डाउन करता है, एंड दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। आप इसे और अच्छा समझ सकते हो कि जो लिक्विड जितना गाढ़ा होगा, ये इतनी एक्स्ट्रा चीजें बढ़ा रहा हूं, जो लिक्विड जितना गाढ़ा होगा उसका विस्कोसिटी उतना ज्यादा होगा। जैसे आपने एक सरफेस पे पानी गिरा और उसी सरफेस पे हनी गिरा, तो कौन जल्दी बहेगा, पानी।
क्योंकि पानी कम गाढ़ा होता है, हनी ज्यादा गाढ़ा होता है। और हम इसे साइंटिफिक वे में क्या कहते हैं कि द विस्कोसिटी ऑफ हनी इज मोर देन वाटर। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? बस अगला आता है सरफेस टेंशन। ये तो बहुत आसान है। किसी भी सरफेस के ऊपर जो एक लेयर सी बन जाती है, तनाव सा होता है, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। जैसे मलाई समझ लो, ठीक है ना। इसका असली वजह क्या होता है अगर आपको जानना है तो वैसे मैं बता सकता हूं, मुझे तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन आपके काम का नहीं है, ठीक है ना। अगर ये मेरा तरीका पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ये मुझे मोटिवेट करेगा। धन्यवाद।